आपने गौर से सुना ही होगा भी, ये सतगुरु की मोहब्बत ने हमको ये सिखाया है। उसमें था भी एक अंतरा, हजूर पिताजी ही गा रहे थे। उसमें एक अंतरा था भी, दुनिया के धोखे में वो कभी नहीं फंसता है। दुनिया के धोखे में वो कभी नहीं फंसता है, दुनिया उस पे हंसती, वो दुनिया पे हंसता है। सियाणों में सियाणा है, चाहे होश गवाए है। तो जीने का मज़ा क्या है, प्रेमी ने पाया, ऐसा कुछ है। तो होश गवाया है, जीने का मज़ा क्या है, प्रेमी ने पाया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए भी, अगर आप धोखा खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वचनों में गलती है या कुछ चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पे गौर कर लीजिएगा। खैर, पिताजी की बात चली है तो कुछ बातें याद आने लगी हैं, तो एक आधी बात आपको बताते हैं। किसी ने पूछा भी था, कहते भी पिताजी, जैसे ये खाना खाने वाला हमने यूपी वाला का वीडियो डाला था, तो भी पिताजी ने खाना कब खाना शुरू किया। पिताजी पहले तो कभी संगत में ऐसे बाहर लंगर नहीं लेते थे, रूबरू नाइट में ले लेते थे, लेकिन वैसे लंगर बाहर सत्संग में कहीं भी लेते नहीं थे। फिर कभी कभार पिताजी ने सेवादारों में लंगर लेना शुरू किया। तो आखिर ये कब कैसे शुरू हुआ, तो जितना किसी ने पूछा था तो पता किया पुरानी सात संगत से। मुझे तो जानकारी नहीं है, मेरे सामने नहीं हुआ। तो कहते हैं भी एक बार पिताजी किसी डेरे में सेवा चल रही थी, शायद मैसूर डेरे में सेवा चल रही थी। तो जैसे सभी संगत खाना खाती, तो हजूर पिताजी भी खाना खाते थे। तो जब वो खाना खाते तो एक टेंट लगा होता था, वहाँ बैठ के, जैसे जहाँ भी तेरावास बना होगा, तो खाना खाते थे। तो जो पिताजी की सिक्योरिटी वाले लगे हुए थे, वो निगाह पूरी रखते थे भी खाना क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो कई ऐसा होता था। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि कुछ ज़्यादा ही निगाह रखने लगे पिताजी पे। तो पिताजी ने आके, जो सिक्योरिटी वाला बाहर खड़ा था, उसे डांट दिया। कहते भी क्या बात, कभी किसी को रोटी खाते नहीं देखा क्या भी, जिस तरह इस तरह घूरते रहते हो भी। तो मतलब एक तरह से डांट दिया। वो अपनी ड्यूटी छोड़ के उनको, वो क्या एक्चुअली में पिताजी की जासूसी ज़्यादा करते थे, पता हर चीज़ पे निगाह रखनी भी, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं भी। कोई भी चीज़ मतलब ऐसा ना हो भी जो पिताजी अपनी मर्ज़ी से करें, या ऐसा ना हो भी किसी को पता ना हो उस चीज़ का। तो इतनी ज़्यादा जासूसी रखते थे पिताजी की। तो पिताजी ने गुस्से में डांट दिया। तो अगले दिन क्या हुआ वो बताते हैं कि एक बार पिताजी ऐसे ही, जो लांगरी थे, कुछ लंगर वाले सेवादार कह लीजिए, जो भी थे, वो 2-3 सेवादार थे, वो लंगर लेके जा रहे थे। तो एक पिताजी रास्ते में आ गए बाहर और पूछने लगे भी कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला जी लंगर लेके जा रहे हैं, लंगर खाने जा रहे हैं। तो पिताजी ने बोला भी हमें नहीं खिलाओगे लंगर। तो अब जिसके हाथ में लंगर का थैला था, उसने ऐसे थैला आगे कर दिया। तो पिताजी ने थैले में हाथ डाल के एक लंगर निकाल लिया, और लंगर निकाल लिया। तो दूसरा व्यक्ति था, उसके पास दाड़ा था। दाड़ा एक जैसे मिलिट्री का मग आता है, एक चौरस सा मग आता, गोल बड़ा फ्लैट मग आता है, एक मिलिट्री वाले जो बर्तन होते हैं जैसे मिलिट्री वालों के, ऐसा एक मग था, उसमें दाल लेके जा रहे थे वो। तो पिताजी ने उसी सेवादार को बोल दिया भी इसमें थोड़ी सी दाल डाल दो लंगर पे। तो उन्होंने दाल डाल दी। जब डाल दी तो पिताजी ने लंगर ले लिया हाथ में और कहने लगे भी तुम भी खा लो लंगर साथ में, उन सेवादारों को बोलने लगे। तो उन्होंने आगे से अर्ज़ की कि पिताजी भी हमारी इतनी औकात नहीं है अभी आपके बराबर हम लंगर खाएं, तो आप खा लीजिए, हम फिर खा लेंगे। तो वो ऐसे मुंह फेर के खड़े हो गए, थोड़ा उधर मुंह, मतलब पिताजी की तरफ से निगाह हटा के साइड में खड़े हो गए। तो पिताजी फिर पूछने लगे, कहते हैं मुँह क्यों फेरा है। कहा जी अब आप लंगर खाओ, ऐसे आपकी प्राइवेसी है, खाना खाना भी लोगों की प्राइवेसी होती है खाना, तो भी हम मतलब इसलिए मुँह उधर कर लिया है। तो पिता कहते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे ही खाएंगे। तो इतने में क्या हुआ कि बाहर किसी ने, मतलब जो शरारती लोग, शरारती कह सकते हैं, या पिताजी को पसंद नहीं करते थे जो लोग, कहने को प्रबंधक बने हुए थे, तो उन्होंने माइक पे अनाउंसमेंट कर दी। कहते भी पिताजी लंगर खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, ऐसे सेवा चलती, सेवा में तो नारा लगाने लग गए ये वो। तो क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था, पिताजी लंगर इस तरह से ओपन में खा रहे थे। तो उससे क्या हुआ, शोर मच गया। शोर मचने के बाद पिताजी तक खबर आई कि पिताजी बाहर किसी ने अनाउंसमेंट कर दी है, पिताजी लंगर खा रहे हैं ये वो। तो संगत इकट्ठी हो गई है, सेवादार ये। तो पिताजी ने फिर उसके बाद, कहते हैं भी पिताजी फिर उठ के बाहर आ गए, कुर्सी लगा के बैठ गए, और फिर से लांगरी को बुलाया, किसी और लांगरी को,
और एक लंगर और ले लिया, और फिर वचन फरमाया भी अब अगर खाना होगा तो ऐसे खुले में सरेआम सबके सामने ही खाएंगे। तो यहाँ इस तरह से मतलब जो लंगर है पिताजी ने ओपन में खाना शुरू किया। और वजह ये रहती थी कि पिताजी जब खाना खाते थे तो जासूसी ज़्यादा होती थी या निगाह ज़्यादा रखते थे। हो सकता है खाने में कुछ मिलावट भी करते हों, तो कुछ कह नहीं सकते, बहाना कोई भी बनाओ। लेकिन पिताजी फिर उसके बाद लंगर इस तरह से ओपन में लांगरियों से लेके इस तरह खाने लग गए थे। तो सबको पता है रूबरू नाइट में भी जब लगभग 2/3 रूबरू नाइट हो जाती थी पूरी, उसके बाद 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास पिताजी जब लंगर बंटता था तब पिताजी रैंडम ही किसी भी लांगरी को, सेवादार को, जब लंगर बांटने वाले सेवादार को रैंडम बुला लेते थे स्टेज पे, और उसमें से कोई भी खाना उससे जो ले लेते थे खाना लंगर वगैरह। तो ये आम था, मतलब पिताजी के लिए हो गया था। और इस तरह से पिताजी आम संगत का लंगर ही साथ संगत के साथ मिलके खाते थे। ये एक चीज़ बात थी जो याद आ गई मौके पे, किसी ने पूछी थी और हम पूछ के आए थे तो बता दी। इसके अलावा हम देख ही रहे हैं जिस तरह आए दिन अलग अलग ड्रामे, पाखंड, ये सब कुछ चल रहा है। और कुछ चीज़ें और पता चली हमें, जैसे ये यूपी वाले के सुन रहे थे तो इसमें इसने 3 भलाई कार्य चलाए। कहने को भी एक भलाई कार्य चलाया भी अनाथ आश्रम, अनाथ वृद्ध आश्रम बनाने हैं, और उसमें एक नया टाइटल दे दिया अनाथ मातृ पितृ सेवा, पता नहीं ऐसा कुछ। हालांकि पिताजी ने जब ये कॉन्सेप्ट चलाया था तो कुछ इस तरह से चलाया था भी जो जो वृद्ध आश्रम हैं, वृद्ध आश्रम की बजाय अनाथ वृद्ध आश्रम उनका लगा हो, और जो उनके, ताकि जो बच्चे हैं जो छोड़ने आते हैं अपने बुज़ुर्गों को वहाँ पे, वो उनको शर्म आए ये देख के भी अनाथ वृद्धाश्रम भी, माँ बाप यहाँ के लोगों का कोई वाली वारिस नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट शुरू कराया गया था। इसका मतलब ये नहीं था भी आप अनाथ वृद्धाश्रम जगह जगह बना दें, लेकिन जो पिताजी ने क्योंकि समझाया भी था, हाँ वो अलग बात है जहाँ नीड है। लेकिन यहाँ पे यूपी वाले का जो वीडियो सुनते हैं, इसने बोला भी अनाथ वृद्धाश्रम बनाना है, और उसके बाद हम उसका नक्शा भी बना दिया है, उसका डिज़ाइन भी बना दिया है। तो अभी तक तो हमने देखा नहीं है अभी किसी ने भी ये वचन माना हो और किसी ने एक भी वृद्धाश्रम बनाने की नींव तक रखी हो। बाकी अलग बात है, हमने बोल दिया अब आपसे वृद्धाश्रम बनाने के नाम पे पैसा इकट्ठा कर लें तो अलग बात है। लेकिन ऐसा इवन जो डेरे में कुष्ठ रोग आश्रम था वो भी बंद कर दिया गया है लगभग। वहाँ पे कोई कुष्ठ रोगी को अब सेवा नहीं दी जाती, वो बहुत पहले ही बंद कर दिया है। तो जो आश्रम चल रहे थे वो भी बंद कर दिए। आसरा आश्रम चलता था तो आसरा आश्रम भी बंद कर दिया गया। शाही बेटियां बसेरा में भी लगभग कई लड़कियों की तो शादी हो गई है, बच्चों की, कई अलग अलग रह रहे हैं, तो शाही बेटियों में भी नई बेटियां कोई नहीं आ रही। तो जो आश्रम पिताजी ने चलाए थे वो आश्रम तो धीरे धीरे बंद करने की कगार पे चल रहे हैं। और ये नया नौटंकी है भी अनाथ मातृ पितृ सेवा, पता नहीं क्या नया चलाया। और उसके बाद इसमें हुआ कुछ नहीं, सिर्फ बोलने को था, करना किसने था। दूसरा चलाया भी कि जो हर घर तिरंगा एक योजना वो चली थी, हर घर तिरंगा एक कार्यक्रम था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसमें था अभी आज़ादी के 75 साल हो गए हैं तो हर घर में व्यक्ति तिरंगा लगाए। लेकिन ये सिर्फ 3 दिन के लिए था। तो भी 13, 14, 15 दिसंबर या 14, 15, 16 अगस्त का था, या 13, 14, 15 अगस्त का, ऐसे 3 दिन के लिए था। उसके बाद ये भी एडवाइजरी जारी हुई थी भी जिन्होंने भी लगाए हैं वो सम्मानपूर्वक उतार लें, क्योंकि अगर कानून नहीं मानेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। तो उतारने का भी ऑर्डर सरकार ने दे दिया था। लेकिन यूपी वाले बाबा ने क्या किया, उन्होंने बोला भी नहीं, आपने झंडा अपने ड्राइंग रूम में लगाना है या डाइनिंग रूम में लगाना है। मतलब ये अलग ही नौटंकी थी, ये झंडा आपने ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम में लगाना है, क्योंकि झंडा कभी आपकी हाइट से नीचे नहीं लगता है, ऊंचा लगता है। आप निगाह झुका के झंडे को नहीं देखते हैं, निगाह उठा के देखते हैं, सिर उठा के देखते हैं, तो झंडा ऊंचा लगता है। अब आपके घर में ड्राइंग रूम हो, ड्राइंग रूम 12-13 फीट पे छत होगी तो आप कितना ऊंचा लगाएंगे वो झंडा। तो ड्राइंग रूम में झंडा लगाना है और उसको डेली सैल्यूट करना है जब भी आप ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम में जाएं। तो आपने कोई भी प्रबंधक, कोई भी 45 मेंबर, कोई भी देखा है किसी के ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम या एडम ब्लॉक के किसी ऑफिस में आपने झंडा लगा देखा है इस तरह से कि भाई वो आता हो ऑफिस में, घुसते सार सैल्यूट करता हो? तो क्या है कि फिर ये वचन किसके लिए करके गया जो किसी ने मानना ही नहीं है। जो इसके अलावा तीसरा था
एक तो ये था, तीसरा था मोबाइल टॉयलेट बनाने को। टॉयलेट को तो वैसे ही टॉयलेट का पोस्टमार्टम कर रखा है उसने, पता नहीं उसको इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा है टॉयलेट में, या मल मूत्र में इंटरेस्ट बहुत है, तो वो ज़्यादातर काफ़ी जगह उसने इस तरह की चर्चा की है। अब क्या है कि जब टॉयलेट बनाने की बात आई तो वो भी मैं गौर से सुन रहा था। बोले टॉयलेट कहाँ बनाना है, पहली बात तो क्या है जी, उसमें एक घोषणा और ये भी सिंगापुर वाले मोबाइल टॉयलेट बना रहे हैं। अभी सिंगापुर वाले मोबाइल टॉयलेट बनाकर दे रहे हैं, तो वो मोबाइल टॉयलेट आज तक सुना आपने कहीं लगा है? अब उससे ये भी पूछा गया भी ये लगाना कहाँ है मोबाइल टॉयलेट। अब उसने क्या एडवाइजरी जारी की, मतलब यूपी वाले बाबा ने, हालांकि जिनके लिए जारी की वो तो पिताजी समझ रहे हैं ना उन्हें, तो क्या जारी की कि भाई जहाँ लॉन्ग स्ट्रेच हाईवे होते हैं, जैसे लंबा हाईवे होता है, तो वहाँ रास्ते में वॉशरूम नहीं होते, जैसे जहाँ पे भी टॉयलेट जाने के लिए वॉशरूम नहीं बने होते, तो ऐसी जगहों पे मोबाइल टॉयलेट्स आपने लगाने हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो लॉन्ग स्ट्रेच हाईवे होते हैं ज़्यादातर या तो एक्सप्रेस वे होंगे, या हाईवेज जो एक्सप्रेस वे पे क्या होता है भाई, मतलब लंबा स्पैन होता है, बीच में स्टॉपेज नहीं आता जल्दी जल्दी, या फिर जैसे राजस्थान में आप जाएंगे तो सुनसान इलाका काफ़ी आता है। बाकी लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पे कोई ना कोई शहर कस्बा गांव आ जाता है किसी ना किसी तरह। उन्होंने बोला भी लॉन्ग स्ट्रेच हाईवे है जहाँ पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ आपने मोबाइल टॉयलेट्स लगाने। अब इस गधे को कॉमन सेंस तो है नहीं, लेकिन अब उसको कॉमन सेंस कोई समझाए। अभी इतने लॉन्ग स्ट्रेच हाईवे के ऊपर अगर कोई मोबाइल टॉयलेट लगाएगा जहाँ सीवर लाइन नहीं है, जहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है, तभी तो वहाँ वॉशरूम की ज़रूरत है। तो अगर आप उनके हिसाब से, तो जहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं, जहाँ सीवर लाइन नहीं है, और जहाँ पे रूटीन सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती, वहाँ मोबाइल टॉयलेट लगाना है, तो भी उस मोबाइल टॉयलेट को लगा तो देंगे, लेकिन जब वो उसका टैंक भर जाएगा, जहाँ सीवर लाइन नहीं है, सीवर टैंक नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं, तो कौन उसको वहाँ हर रोज़ लगा के आएगा, और कौन उसको टैंक खाली करके आएगा, कौन उसका पानी भरेगा? जब फैसिलिटी होगी तो वैसे ही वहाँ पे फैसिलिटी, अब लगाना ऐसी जगह है जहाँ फैसिलिटी नहीं है, तो वैसी जगह लगाओगे जहाँ फैसिलिटी नहीं है, तो उसे उसके टैंक को रोज़ खाली कौन करेगा, कौन उसकी सफाई करेगा? और जब वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है तो कहाँ से आएंगे लोग, वहाँ कौन सा सेवादार उसे करेगा? तो मतलब ये कॉमन सेंस जब नहीं होती इंसान में, तो ये तो सेंस ही नहीं है, कॉमन सेंस छोड़ो, कोई तरह की सेंस नहीं है। तो वो इस तरह की जब आपको एडवाइजरी जारी कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए भी भलाई कार्य कमाल है, ये कौन सा भलाई कार्य है भाई, समझ नहीं आता। और एक्सप्रेस वे पे जब आप जाएंगे 300 400 500 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे बने हैं, तो उस हर एक्सप्रेस वे पे 40 से 50 किलोमीटर बाद या 30 किलोमीटर बाद सरकारी तौर पे ही वॉशरूम बने हैं। अगर वो कभी गया नहीं ना यूपी वाला, इसलिए उसको मालूम नहीं है। भी एक्सप्रेस वे पे आप जाएंगे जो जहाँ पे मतलब रास्ते में गाँव वगैरह नहीं आते हैं, अगर आप जाते हैं ख़ास तौर पे इधर यूपी साइड देखेंगे, या अभी यूपी में जैसे ये दिल्ली से आगरा का बना हुआ है, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे है, ऐसे अलग अलग एक्सप्रेसवे हैं, लखनऊ से बक्सर एक्सप्रेसवे है। तो ये एक्सप्रेसवे जो चलते हैं इसमें हर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बाद सरकार की तरफ से ही बढ़िया वॉशरूम सब कुछ बनाया गया है। मोबाइल टॉयलेट्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ क्राउडेड प्लेस हो और जहाँ पे लोग जगह कम हो और मोबाइल टॉयलेट्स मतलब नॉर्मल टॉयलेट्स बनाए ना जा सकते हो, मोबाइल टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो और रैंडमली उसको नगर पालिका वाले मेंटेन कर सकें, तो ऐसी जगहों पे मोबाइल टॉयलेट्स होता है। या आम तौर पे जैसे कोई रैली अचानक से रख ली जाती है खेतों में, या कहीं पे पब्लिक अचानक से आती है, तो वो मतलब ओकेजनल आती है, वहाँ पे एक वॉशरूम परमानेंट नहीं बनाए जा सकते, वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स काम आ जाते हैं। लेकिन अब ये नई फिलॉसफी, नई थ्योरी है जो इम्प्रैक्टिकल है, जो यूपी वाले महाराज ने इनके एक्सप्लेन किए। तो समझना ये है कि जब हम हजूर पिताजी की जब शिक्षाओं को देखते हैं तो उनकी जो थॉट है, उनकी जो सोच है, उसमें कहीं कमी नहीं दिखती है। वो सोच इतनी ऊंची होती है और इतनी दूरदर्शी होती है भी, आपको समय आने पे जब आप उस पर काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं या उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तब आपको समझ आता है भी हाँ यार, ये सोच बहुत डेप्थ में लेके सोचा गया है और बहुत लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से सोचा गया, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म छोड़ो, इंस्टेंट अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसमें भी ये जो सोच है यूपी वाले बाबा की, ये मतलब एक्सेप्ट नहीं होती है। और उसके बाद ज़बरदस्ती क्या धौंस भी, नहीं जी इसी को ज़बरदस्ती गुरु मानो, और कहीं तो इतने हैं कि ना जी इसी को मानना पड़ेगा, और कहीं तो कमेंट्स में इतने अंधभगत हैं कि जी हम तो हनीप्रीत को मानने वाले हैं,
वो तो आपको पता है अभी कौन से लोग अब ये लिखेंगे, क्योंकि क्या है अब उनका जो प्लान चलता है अभी, नहीं किसी भी तरह गद्दी हथियार है, मतलब एक तरह से वो जो ख्वाहिश है ना अभी गद्दी पे बैठने की हनीप्रीत की, वो ख्वाहिश उसको मतलब एक तरह से नचाए जा रही है, भी ना मेरे को पूरी करनी है बस। तो खैर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको इन चीज़ों में समझदार बनना है। और कोई चीज़ सवाल हो आपका, कुछ भी कोई हो दिमाग में तो बताइएगा कमेंट से। जब मोबाइल पे तो नहीं चल रहे हैं, लैपटॉप में चल रहे हैं, तो आपका कोई कमेंट हो तो बताइएगा, कोई ऐसा सवाल हो, क्योंकि ये लॉजिक कहीं लॉजिक नाम की चीज़ नहीं है। और पिताजी तो प्रेमी को बोलते हैं कि वो जो सच्चा प्रेमी हो वो सियाणों में सियाणा है, अगर बेशक अपना होश गंवाया है, मतलब गुरु प्रेम में वो होश गंवा के भी रहे दुनिया से, तो भी वो लोगों में सियाणों में सियाणा है। ये तो ये वचन करते हैं। और ये जो अपने आप को तथाकथित प्रेमी बने फिरते हैं, अपने आप को ज़बरदस्ती के आशिक कहलवाते हैं, और उनको समझ आए कि तुम तो इतने सियाणे भी नहीं हो, भी तुम्हें कोई बंगीदासी मूर्ख बना के तुमसे पैसे लूट रहा है और कैसे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी हैं। बाकी और भी डिस्कशंस होंगी तो कुछ आती रहती हैं, फिर भी कोई आपके पास कोई सवाल हो, अभी कोई आ नहीं रहा है। कोई सवाल आपका हो, 1-2 मिनट ही है हमारे पास, तो उसके बाद हम सुमन का। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था, जो 17 अगस्त 2017 की मीटिंग में हजूर पिताजी ने साथ संगत को एक सेवा बख्शी थी, भी आप साथ संगत बताए, भी हमारे बच्चे बताएंगे भी हम क्या चाहते हैं। तो आपने उसका जवाब कई लोगों ने लिखकर भेजा है, तो वो सवाल का जवाब आप भी कोशिश करिए लिख के भेजिए, तो जितना इफ़ेक्टिव हो पाएगा उस सवाल का जवाब, उतना हम कोशिश करेंगे आगे हजूर पिताजी के इस वचन को मानने की। तो और सिरसा कोई ऐसे साथ संगत को नहीं बुलाया था हमने। सिरसा क्या है कि सिरसा हमने प्रोग्राम रखना है, वैसे भी जो लोग जिनसे नहीं मिले, जैसे मान लो बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले शुरुआत में 2 मीटिंग्स रख ली थी और उनके साथ उनसे मिले हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जिनसे नहीं मिले। तो और उसके बाद हम एक थोड़ा रिकॉर्ड भी बना रहे थे, रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा हमारा, और कुछ चीज़ें लीगल मूवमेंट्स जो हमें आगे करने हैं उसके लिए भी हमारा मिलना जुलना, जानकारी होना और रिकॉर्ड रहना, कुछ पेपर वर्क भी हो जाएगा। तो इसलिए मिलना चाह रहे थे, पर क्या कि अब सामूहिक मीटिंग तो पॉसिबल नहीं है एक साथ, तो रैंडमली हम करेंगे, लेकिन उसमें भी 2-4 दिन हमें चाहिए। अभी हम कुछ पेपर वर्क पूरा कर रहे हैं, और वो पेपर वर्क पूरा हो जाए उसके बाद, वैसे तो ऑलमोस्ट पूरा ही है, मेरे एंड से तो पूरा है, आगे एडवोकेट के एंड से पूरा हो जाए उसके बाद फ्री हो जाएंगे, तो फ्री होके मिला जा सकता है और सुबह से शाम तक बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक कलेक्टिव मीटिंग रख रहे हैं सबकी, वो नहीं है। रैंडम, मतलब रैंडम है, आपको जब समय मिले एक स्पैन रख लेंगे 7-8 दिन का, उसमें जब आपको समय मिले, कोई भी वीकडे किसी का खाली हो, क्योंकि मीटिंग रखते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये होता है भी हमारा ये टाइम फ्री है, हमारा ये फ्री है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है अब सबके हिसाब को मैनेज करना। तो हम एक स्पैन रख लेते हैं 7-8 दिन का, जब आपको मन करे तब आप आना चाहें तो आ जाइए, लेकिन इस सोच के साथ आइए भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और आपसे हो सकता है कुछ पेपर वर्क साइन करवाया जाए, जो हजूर महाराज जी के पक्ष में कोई लीगल कार्रवाई हो तो वो भी हो सकता है, अगर लगेगी ज़रूरत तो साइन करवा लेंगे। कहीं अभी चल रहा है, अभी एडवोकेट्स के एंड पे है, उन्होंने जैसा वो गाइड करेंगे वैसा कर लेंगे। तो आप वो अभी 2-4 दिन चाहिए हमें, एक बार हमारे एंड से काम पूरा हो जाए सारा, और फ्री माइंड से हम आपको बता भी सकें अभी हम क्या कर रहे हैं। तो वैसे तो अपन बता ही देते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन फिर भी फिज़िकली मिलने के बाद बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ जाती हैं। पिताजी को कहाँ, ये जो यूपी वाले बाबा को कहाँ लाने की प्लानिंग है, तो क्या है कि प्लानिंग तो ये सिरसा की कर रहे हैं,
और यकीन मानिए इनका आखिरी स्टेप जो आपने MSG1 में आखिरी स्टेप है, ये वही स्टेप करने की तैयारी में। ये फ़िलहाल जितना हम एडम ब्लॉक को समझ पा रहे हैं, इनका एक ही मकसद है, अभी हजूर पिताजी को मारना चाहते हैं। और ये डेफिनेटिव है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दो राय है, ये एक ही राय है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है हमें। तो इस चीज़ को लेके भी हम वर्कआउट कर रहे हैं भी, आखिर ये कौन कौन सी साजिशें प्लान कर रहे हैं पैरेलल। क्योंकि इनमें जो एक महानुभाव है राकेश दिड़बा नाम का व्यक्ति, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट है और बहुत बड़ा लॉबिस्ट है, जो मतलब हर बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग से, आतंकवादी उस तक से सबसे संपर्क रखता है, माफिया से। सारा जो एक्चुअली हनीप्रीत के पूरे क्रिमिनल नेटवर्क का मास्टरमाइंड राकेश दिड़बा है। तो ऐसे जिन लोगों पे हम खास निगाह रखते हैं भी किस किस तरह की, तो उसमें ये चीज़ निकल के आ रही है भी अब ये मतलब प्लानिंग के तौर पे हजूर पिताजी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और उस ट्रैक पे ये काम कर रहे हैं और उसी ट्रैक पे ये पैरोल का ड्रामा करेंगे। और उसके बाद कोई बड़ा दंगा कराना हो कुछ, क्योंकि इसी चीज़ों में इनकी एक्सपर्टीज़ है, इन्हीं चीज़ों के पैसे ले, इन्हीं चीज़ों को करवा के तो ये पैसा खा के अमीर बने हैं और 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ के गुड़गांव में फ्लैट्स लेके रहने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीरियसली लेनी चाहिए। तो खैर हाँ, वो नाम चर्चाओं में जो अनाउंस कर रहे हैं वो ठीक है, उनको पैसा लेना है संगत से, इसलिए अनाउंस कर रहे हैं। पैसा तो हर तरह से लेना, घुमा फिरा के, जैसा भी आपको कोई भी कहानी सुना के पैसा तो लेना ही लेना, अल्टीमेट मोटिव तो पैसा ही लेने का है। क्योंकि जो भी कुछ करेंगे तो आखिर में तो पैसा ही कमाना है, और इनको कौन सा कोई प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, इन्होंने तो पैसा ही लूटना है। तो खैर हमारे पास समय सीमित है, तो हम आखिरी 10 मिनट हमारा हजूर पिताजी के हुक्म अनुसार, वचन अनुसार आखिरी के 10 मिनट हैं, ये सुमरन के लिए होते हैं। और ये सुमरन समाज की भलाई के लिए किया जाता है, सृष्टि की भलाई के लिए। तो ये सुमरन ऐसे व्यक्तिगत नहीं होता है, ये भी पिताजी ने वचन किए थे भी समाज की भलाई के लिए, हम सृष्टि की भलाई के लिए 10 मिनट सुमरन करते हैं। हालांकि डेरे की नाम चर्चा में ये समय घटा के 5 मिनट कर दिया गया है, पर हजूर महाराज जी के वचन अनुसार ये 10 मिनट ही होता है। तो सुमरन से पहले अरदास बोलनी है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।